प्रधानमंत्री के रूप में, और देखा कि अब कोई उपाय नहीं है भारतीयों के पास, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉवल चाहिए हम लोग को, कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉवल। तो इतना तरह का जो है वो बैकग्राउंड तय होने के बाद कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉवल का जो फैसला लिया गया गांधी जी के द्वारा और अन्य सीनियर लीडर्स के द्वारा कि अब ब्रिटिश को जो है वो पूर्णतः यहाँ से जो है वो भगा देना है। और इसी के बाद जो है वो शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के पहले का बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने देखा और समझा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, इस बैकग्राउंड को समझने और जानने में कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। बड़ा गया। चलिए, तो अब जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक माहौल जो है पूरे देश में जो है वो तैयार हो गया। इसके अलावा जो युद्ध की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, इस तरह की स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो गई। इसके बाद 1943 में जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी जो है वो हो गया था, महामारी फैल चुकी थी। तो भारतीय लोग जो है वो बहुत परेशान थे, महामारी। तो भारतीय लोग जो है वो बहुत परेशान थे। एक तो युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ गई, और तरह का जो है वो दिक्कत हो गया। लीडरशिप जो है कुछ रहा नहीं, क्योंकि सभी जो है वो रिजाइन कर चुके थे। भारत वर्ल्ड वार 2 में फंसा हुआ है, ब्रिटेन वर्ल्ड वार 2 में फंसा हुआ है, पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रही है। लॉलीपॉप के रूप में क्रिस मिशन और ये सब जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इधर महामारी फैल गई, इधर सुखाड़ आ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है वो लगभग एक साथ आ गई और कंप्लीट एक माहौल जो है वो तैयार हो चुका था, और एक स्वतः माहौल जो है वो तैयार हो गया था। लोगों का गुस्सा जो अपने आप उगल गया था, किसी को सुनने के लिए जो है वो सुन के जो है वो गुस्सा नहीं उगला था, बल्कि एक सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि कंप्लीट गुस्सा जो है वो भारत में उबल गया था, और एक सही मौका जो है वो आ गया था। और जो है वो कांग्रेस भी जो है इस चीज को देख रहा था कि एक सही मौका आ गया, यहाँ पर एक आंदोलन जो है वो किया जाए। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस अपने वर्धा, जो 1942 में वर्धा की मीटिंग होती है, इस वर्धा मीटिंग में जो है वो डिसाइड कर लेता है कि अब कोई उपाय नहीं है, अब जो हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रगल जो है वो शुरू करना है। तो एक स्ट्रगल की बात जो है वो वर्धा में की जाती है। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसी वर्धा में जो बैठता है, और उसके बाद गांधी जी को फिर से जो है वो अथॉरिटी दे देता है कि जाइए गांधी जी, अब आप देश को आजाद कराइए दीजिए। अथॉरिटी दे देता है कि जाइए आप स्ट्रगल चलाइए, जैसे चलाना है चलाइए, जो करना है करिए, लेकिन अब भारत को जो है वो आजाद करा दीजिए। और उसके बाद गांधी जी जो है इसका चार्ज लेते हैं। नॉन वायलेंट मूवमेंट जो उनका रहता ही है कि एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट जो है वो हम शुरू करेंगे, और उसके बाद इसको जो है वो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। जो वर्धा में इन्होंने जो अथॉरिटी दिया, जो रिजोल्यूशन तय किया, इसको जो है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसका प्रपोजल जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो देते हैं। बारीकी डिफरेंस समझिएगा कि जो वर्धा में ये लोग मीटिंग करते थे, मीटिंग का जो रिजल्टेंट है वो आया कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है वो हम पास करेंगे। उस रिजोल्यूशन में गांधी को पूर्ण अधिकार दे दिया जाता है कि अब आप एक स्ट्रगल चलाइए, और जैसे चलाना है चलाइए, लेकिन ब्रिटिश को जो है वो पूरी तरह से बाहर कर लीजिए। अब हम जो है वो किसी भी तरह का ब्रिटिश लोगों का जो है वो नहीं चाहते हैं, हमको कंप्लीट जो है वो ब्रिटिश विड्रॉवल चाहिए। तो यही जो है वो हमारा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के रूप में जो है वो निकल कर आता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाते हैं, और इसको सरदार पटेल भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट देते हैं, या अपना जो है वो इसमें समर्थन जो है वो देते हैं। गांधी जी एकदम पूरा तैयार, कमर कस के कि अब तो आर्या पार का लड़ाई हो ही गया है, अब स्थिति जो है वो कुछ है ही नहीं। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है वो फिर पास हो जाता है, और गांधी जो है वो अथॉरिटी के साथ आते हैं ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे के, बहुत महत्वपूर्ण, मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जो है वो 8 अगस्त 1942 को जो है वो एक मीटिंग होती है, जिसमें गांधी जी जो है वो एक जानदार शानदार भाषण देते हैं, जिस भाषण का जो है वो सार आता है कि डू और डाई, करो या
मरो, इसका जो है वो नारा दे देते हैं। और इसमें जो है वो ये भी बात कह देते हैं कि अब हम लोग जो है वो जीवित जो है वो गुलामी देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, या तो हम देश को आजाद कर देंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन गुलामी देखने के लिए अब हम जो है वो जीवित नहीं रहेंगे। तो यही जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान से जो है वो 8 अगस्त 1942 को, जिसको हम लोग जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जो है जानते हैं, शुरू होता है। और इस मीटिंग में गांधी जी जो है वो डिमांड करते हैं कि ब्रिटिश रूल का इमीडिएट यहाँ से एंड हो जाना चाहिए, हर तरह का इंपेरियलिज्म, फांसीवाद, ये सब जो है वो भारत से खत्म हो जाना चाहिए, ब्रिटिश विड्रॉवल हो जाना चाहिए, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है प्रोविंशियल लेवल पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे, ये सब जो है वो खत्म हो जाना चाहिए और भारतीयों के अपने हाथ में जो है वो शासन और सत्ता जो है वो हो जाना चाहिए। और हम लोग जो है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, जिसको हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और गांधी को जो है वो यहाँ पर नेता जो है वो चुन लिया जाता है। इसके अलावा गांधी जो है देश के लगभग हर सेक्शन को जो है वो यहाँ पर एक आदेश जो है वो देते हैं। गांधी जो है वो सरकारी सेवकों को आदेश देते हैं कि तुम जो है वो रिजाइन मत करो, लेकिन अपनी वफादारी कांग्रेस के प्रति जो है वो बताओ। सैनिकों को जो है वो बोलते हैं कि तुम आर्मी मत छोड़ो, लेकिन अपने कंपैट्रियट्स के या अपने देशवासियों पे जो है वो फायर मत करो। स्टूडेंट को बोलते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अगर तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है देश आजाद हो जाएगा तब हम पढ़ लेंगे आगे, तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। जमींदार जो खेतिहर मजदूर है, पीजेंट्स हैं, उनको बोलते हैं कि अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो उसका सपोर्ट करो, यानी जमींदार भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में है तो उसका सपोर्ट करो, उसके साथ जो है म्यूचुअल रेंट एग्रीमेंट करो, यानी ब्रिटिश के लाए हुए लॉ को हटाओ और अपना जो है वो आपस में एग्रीमेंट करके जो है वो बातचीत को जो है वो कर लो और आगे चलाओ। और अगर जमींदार प्रो गवर्नमेंट है, यानी जमींदार जो है अगर सरकार का पक्ष लेता है, अंग्रेजों का पक्ष लेता है, तो उसका रेंट उंट देना जो है वो बंद कर दो। इसके साथ साथ जो प्रिंसेस लोग हैं, जो प्रिंसली स्टेट के जो लोग हैं, उन लोगों को भी जो है वो बोलते हैं कि जो पूरा मास है, भारतीय मास है, उसका जो है वो आप लोग भी जो है वो सपोर्ट करिए और आपके लोगों का जो है वो जो आपके प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को और मजबूत करने का यही मौका है, उसको जो है वो आप शामिल होने दीजिए। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंसली स्टेट वगैरह को जो है वो देते हैं। और वैसे रूलर जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट है वो साथ आइए, वैसे रूलर जो प्रो गवर्नमेंट है उससे पब्लिक जो है वो उससे ही किनारा कर लीजिए, उसका जो है विरोध और बहिष्कार करना जो है वो शुरू कर दीजिए। मिडिल क्लास जो है वो ऑलरेडी तैयार था, उसको अपना मैनिफेस्टेशन मिल गया था, उसको अपना गुस्सा, अपना गरीबी, बेकारी, महंगाई, भुखमरी, इससे जो है वो छुटकारा पाने का जो है यही मौका मिल रहा था। तो एक कंप्लीट जो है वो बारूद तैयार था। महात्मा गांधी जो है बारूद में आग में लगा देते और विस्फोट तो भयंकर होता ही होता है। उसके बाद गांधी जी जो है वो अपना एक मंत्र देते हैं। इस मंत्र को जो है वो जो सीधे डू और डाई का मंत्र जो है वो हम लोग कहते हैं, और इसमें जो है वो कहते हैं कि वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, वी शैल नॉट लिव टू सी द परपिटेशन ऑफ आवर स्लेवरी। तो हम अपनी जो है वो दास्ता या अपना गुलामी देखने के लिए जो है वो जीवित अब नहीं रहेंगे, या तो भारत को आजाद करो या तो इस आजादी के जंग में शहीद हो जाओ, मर जाओ। तो ये जो है वो नारा देते हैं और एक व्यापक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। इस मूवमेंट के शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार हरकत में आ जाती है और ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो शुरू कर देती है, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो एकदम तड़के 9 अगस्त के सुबह, 9 अगस्त 1942 के तड़के सुबह जो है वो सभी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जो है वो एक झटके में जो है वो अरेस्ट जो है वो कर लिया जाता है और सबको जो है अननोन जगह पे ले जाकर के जो है वो डाल दिया जाता है। किसको कहाँ ले गया ये सब जो है वो कुछ पता नहीं रहता है। चाहे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर्स हो, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स हो, चाहे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के लीडर्स हो, सबको जो है वो अरेस्ट कर लेता है। और इसके साथ साथ कांग्रेस या मीटिंग करना ये सब को जो है वो अनलीगल और अनलॉफुल जो है वो घोषित कर देता है। और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 है उसको जो है वो फिर से लागू कर देता है कि कहीं भी मीटिंग करना, कहीं भी जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट बात करना, ये सब जो है कानूनी अपराध होगा, आपको जो है वो डिटेन कर लिया जाएगा, आपको जो है वो जेल ले जाया जाएगा। तो इस तरह के जो है वो चीजें की जाती हैं। और जो भी जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है सेकेंड लाइन लीडरशिप। जो टॉप लीडरशिप है उसके बाद आते हैं सेकेंड लाइन लीडरशिप। तो ये सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वो
ये जो है वो अब एक्टिव हो जाता है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें अरुणा असफ अली की हो जाती है, या हम लोग बात करें उषा मेहता की हो जाती है, जयप्रकाश नारायण की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें, तो इस तरह से जो है वो सेकंड लाइन के जो है वो नेता ये लोग जो है वो जाने जाते हैं, और ये लोग जो है वो अब कमान जो है वो ले लेते हैं, और वो लोग जो है वो आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। और ये लोग जो है वो एक तरह से छुप करके जो है वो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको भी डर रहता है कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप की तरह जो है वो हम लोग को भी जो है कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए कांग्रेस का लीडर को मान के। तो ये लोग जो है वो लगभग छुप छुपा के जो है वो काम करते हैं, और लोग भी जो है वो अब इसके लिए जो है वो तैयार रहते हैं, इस आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। लोग भी जो है वो ब्रिटिश सारे सिंबल्स जो भी है, चाहे थाना हो, पुलिस हो, झंडा हो, सब पर अटैक करते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय झंडा जो है वो हर जगह फहराने लगते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स में जो है वो सारे अंग्रेजी लोगों के ऑफिस के कागजात आदि जो है वो जलाने फाड़ने लगते हैं, और सड़कें तोड़ देते हैं, ब्रिजेस को जो है वो उड़ा देते हैं, टेलीग्राम लाइन काट देते हैं। तो बहुत ही उग्र आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। इस उग्रता को रोकने के लिए, इस उग्र आंदोलन को जो है वो चलाने के लिए जो है वो इनको एक तरह से गांधी जी ने ऑलरेडी परमिशन जो है वो दे दिया है, और इसकी उग्रता को मापने के लिए गांधी जी तो है नहीं, जेल में जो है वो डाल दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है वो चीजें जो है वो चलने लगती है, और बहुत ही जो है वो उग्र आंदोलन जो है वो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है वो चलने लगता है। खास करके उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन सब एरियाज में जो है बहुत उग्र आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है वो स्कूलों में जो है वो हड़ताल कर दिया जाता है, कोर्ट कचहरियों में जो है वो हड़ताल कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो कई पत्रिकाएं जो है वो बांटी जाती हैं, क्रांतिकारी से संबंधित या देश के आजादी या देशभक्ति से संबंधित पत्र पत्रिकाएं भी जो है वो बांटी जाती है, जिसको ऑलरेडी सरकार जो है वो लीगल घोषित कर दिया, लेकिन चोरी छुपे जो है ये सब जो है वो बांटे जाते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री के मजदूर हैं, चाहे अहमदाबाद हो, जमशेदपुर हो, अहमदनगर हो, पूना हो, बॉम्बे हो, हर जगह के जो है मजदूर, जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, उस जगह के मजदूर भी जो है वो स्ट्राइक जो है वो कर लेते हैं। और बहुत सारे नेशनलिस्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अंडरग्राउंड रह करके जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो चलाते हैं, जिसमें खास करके जो है वो अंडरग्राउंड उषा मेहता जो है वो अंडरग्राउंड रेडियो चलाती है मुंबई से जो है वो अंडरग्राउंड रेडियो जो है वो चलाते हैं। ये सवाल जो है वो पूछता है कि कौन चलाता था अंडरग्राउंड रेडियो, तो ये उषा मेहता जो है वो करती हैं। इसके अलावा अच्युत पटवर्धन, उसके बाद बीजू पटनायक, उसके बाद जो है वो अगर हम लोग बात करें आरपी गोयनका, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, इस तरह के जो लीडर है, ये लोग जो है वो अंडरग्राउंड होकर के जो है वो एक्टिविटीज को जो है वो चलाते रहते हैं, लोगों को मोरालिटी, लोगों को गाइडेंस, ये सब जो है वो देते रहते हैं। इसके बाद जो इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है, वो होता है पैरेलल गवर्नमेंट्स। यानी कि समानांतर सरकारें जो है वो बनाई जाती हैं। तो समानांतर सरकारें जो है वो 3-4 जगह पे बनती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बलिया उत्तर प्रदेश बनता है। बलिया नाम की जगह में यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है वो बलिया नाम की जगह पे जो है वो 1942 में जो है वो एक समानांतर सरकार का गठन किया जाता है, जो कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया जाता है। चित्तू पांडे बलिया में। दूसरा जो है वो बनाया जाता है तामलुक में, बंगाल के मिदनापुर के पास है तामलुक। वहां पर जो है वो जातीय सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट जातीय सरकार नाम से जो है वो बनाई जाती है। और ये जो है वो स्कूल और ये सब में जो है वो धान, गेहूं, चावल, ये सब जो है पहुंचाने का काम करता था। और ये सबको जो पहुंचाने का काम करता था, ये इसको जो है वो किया जाता था विद्युत वाहिनी इस टीम के द्वारा जो है वो किया जाता था। ये टीम जो है वो घूम घूम कर जो है वो राशन, रसद, ये सब जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो करती थी। तो ये तामलुक में जो है वो होता था। उसके बाद अगला जो है वो अगला जो आंदोलन है वो जो पैरेलल गवर्नमेंट है तामलुक के बाद, वो होता है सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में। सतारा में जो है वो प्रति सरकार के नाम से जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। और यहाँ पे जो वाईवी चौहान
इसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो बनकर आते हैं, वाईवी चौहान। और ये जो है वो, इसके अलावा इनके साथ नाना पाटिल भी जो है वो सपोर्ट जो है वो देते हैं इस प्रति सरकार को चलाने में। इस सरकार के द्वारा जो है वो कुछ लाइब्रेरीज का भी जो है वो गांव स्तर पर जो है वो लाइब्रेरी बनाने का भी जो है वो काम किया जाता था, जिसको न्यायदान मंडल के नाम से जो है वो जाना जाता था, न्यायदान मंडल, न्यायदान मंडल। तो इस तरह की एक्टिविटियां जो है वो हो रही होती है। इसी बीच जो है वो हमारे झारखंड में भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाती है। कहाँ बनाया जाता है झारखंड में? देवघर साहिबगंज है क्या? नाम सुने हैं? डिस्ट्रिक्ट देवघर होगी जी, देवघर के सारवा में। यहाँ पर भी जो झारखंड में पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। और ये सारा जो पैरेलल गवर्नमेंट या जो सरकारें जो है वो बनाई जाती है, इसको जो है वो बहुत तरह का हेल्प जो है वो बिजनेसमैन लोगों से मिलता है, मटेरियल का हेल्प, शेल्टर का हेल्प, पैसा का हेल्प, सब तरह जो है वो दिया जाता है। इनमें जो है वो स्टूडेंट लोग जो है वो उनके संदेश वाहक की तरह जो है वो काम करते हैं, विलेजर जो है वो इनके वॉलंटियर की तरह काम करते हैं, महिलाएं भी जो है वो इनके साथ पार्टिसिपेट करती है। ट्रेन के ड्राइवर है तो वो बम, रासद, गोली, बंदूक ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वो जितने तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो लोग भी जो है वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं आंदोलनकारियों को, एक्टिविस्ट को। तो इस तरह से सब जो है वो अपने अपने स्तर से जो है हर व्यक्ति जो है वो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट काम करने का जो है वो काम करता है। हर सेक्शन, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वर्कर हो, पीजेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, मुस्लिम हो, कम्युनिस्ट हो, सब कोई जो है वो इसमें जो है वो शामिल हो जाता है। लेकिन हिंदू महासभा जो है वो, हिंदू महासभा इस मूवमेंट को जो है वो बाइकआउट करती है, इस मूवमेंट को जो है वो बाइकआउट करती है कि हम जो है इस मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे। तो हिंदू महासभा जो है वो इसको जो है वो बाइकआउट करती है और उसको लगता है कि अगर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर अचानक से छोड़ के चली गई तो माइनॉरिटीज जो है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली जाएगी तो उनको जो है वो सही तरीका का अधिकार अभी जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो वहीं पे मुस्लिम लीग भी जो है इसका बाइकआउट करती है कि उनको लगता है कि अगर ये मूवमेंट से जो है वो अंग्रेज चले गए तो यहाँ पर जो है वो हिंदू लोग जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे और हम लोग जो है वो माइनॉरिटीज जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा और वो ऑपरेस जो है वो हो जाएंगे। तो वो उनका रहता है। और प्रिंसली स्टेट में कुछ प्रिंसली स्टेट जो है वो एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, ज्यादातर जो है वो इनएक्टिव ही जो है वो रहते हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत स्ट्रांग तरह से जो है इसमें निकल कर आती है और गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत तरह का जो है वो रिपरकर्शन जो है वो शुरू कर देती है, लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस जो है वो छोड़ने लगती है, गोली चलाने लगती है, मारपीट करने लगती है, लाठीचार्ज करने लगती है। और ऐसा अनुमान माना जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए थे। इसके साथ साथ जो है वो प्रेस पे भी जो है वो बहुत तरह का नियंत्रण जो है वो लगा दिया जाता है। कई शहरों में जो है मिलिट्री शासन जो है वो लग जाता है, मिलिट्री को घुसा दिया जाता है। तो इस तरह के जो है वो बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे गांव में जो है वो हेवी फाइन इम्पोज कर दिया जाता है और लोगों को जो है वो भगा दिया जाता है। तो इस तरह का बहुत तरह का चीज जो है वो होता है। तो ये जो है वो चीजें जो है वो होती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का जो इतना कड़ा रुख रहता है, इसको देख करके जो है वो गांधी जी जो है फास्ट पर बैठ जाते हैं, उपवास पर जो है वो बैठ जाते हैं। और फरवरी 1943 से जो है वो गांधी जो है वो उपवास पर बैठ जाते हैं ताकि जो सरकार की तरफ से जो हिंसा की जा रही है इसका विरोध करने के लिए जो है वो गांधी उपवास पर जो है वो बैठ जाते हैं। और जो है वो स्टेट के द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा है, जो ब्रिटिश के द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में जो है वो फास्ट करते हैं। अब ये गांधी जो फास्ट करते हैं इसका जो है वो बहुत व्यापक असर पड़ता है, लोगों का मोरल बढ़ जाता है, मोरल जो है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो एक फिर से जो है वो रिवाइवल मिल जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइवल मिल जाता है गांधी की ये से। और एंटी ब्रिटिश जो हमारा फीलिंग है वो और बढ़ जाता है। तो गांधी का एक छोटा सा मूव कितना जो है वो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा देता है, इसकी इंटेंसिटी को जो है वो कितना बढ़ा जाता है।
ये जो है वो आता है। ऐसा बोलते हैं कई इतिहासकार, जैसा लिखते हैं कि गांधी जी की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और लगभग मरने वाली स्थिति पे जो है वो आ गए थे। और कुछ इतिहासकार यहाँ तक भी बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो चंदन का लकड़ी उकड़ी भी मंगवा लिए थे महात्मा गांधी के लिए कि अब तो महात्मा गांधी का हो गया कहानी शेष। लेकिन फिर महात्मा गांधी जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे जान देके कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए जो है वो फिर से वहां फर्स्ट जो अपना तोड़ते हैं और जो है वो आंदोलन जो है वो आगे जारी रहता है। इसी बीच जो मुस्लिम लीग जो है वो क्या करता है कि 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे मना लेता है। तो इससे क्या होता है कि और ज्यादा जो है वो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी का खाई जो है वो बढ़ जाता है। फिर इसमें जो है वो इतने से संतोष नहीं होता है। 1943 में भगवान भी जो है वो बोलते हैं ठीक है हम भी थोड़ा यहाँ पे जरा मजा ले लें, तो वो भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो फैमिन की स्थिति जो है वो सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, भुखमरी की स्थिति आ जाती है। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा जो है वो हैजा, प्लेग, इस तरह का जो है वो बीमारी पूरा फैल जाता है। तो बहुत स्थितियां जो है वो खराब हो जाती हैं। इधर जो है वो नेशनलिस्ट लीडर अरेस्ट है, लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गांधी फास्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान डे मना रही है, ब्रिटिश सुन नहीं रहा है, वहां जाके वर्ल्ड वार में लड़ रहा है, यहाँ पे जो है वो आर्मी घुस गया है, गांव वालों को मारा जा रहा है। तो पूरा स्थिति खराब है। यहाँ पे प्लेग हैजा फैला हुआ है, कोई इलाज करने वाला नहीं, खाने को अनाज नहीं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो पूरी तरह से उत्पन्न हो जाती है। खास करके ढाका और कलकत्ता, आसाम, इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो हो जाती है। इसके अलावा जो एपिडेमिक फैल जाता है, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, माल न्यूट्रिशन, भुखमरी, सब कुछ जो है वो इसी दौर में जो है वो हो जाता है। इसका कुछ जो है वो मैनमेड कारण जो है वो वर्ल्ड वार की वजह से भी आता है। वर्ल्ड वार की वजह से फूड सप्लाई वगैरह का शॉर्टेज हो जाता है, स्टाफ आर्मी वगैरह का जो है वो शॉर्टेज बढ़ जाती है संख्या। तो उनको जो है फीडिंग करने के लिए, उनको जो है वो पेट भरने के लिए इस अनाज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत तरह की स्थितियां होती है। ले देके भारत में स्थितियां जो है वो बहुत खराब हो जाती है। बर्मा और जो अन्य देशों से जो चावल लाया जाता था वो भी जो है वो रोक दिया जाता है, ताकि राशन जो है वो सैनिकों को जो है वो दिया जा सके। उसके बाद जो है वो भारतीय लोग जो अपना अन्न उगाते थे, वहां पर सुखाड़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो राशनिंग का काम करते थे सेठ साहूकार थे, वो लोग जो अलग ठगी जो है वो अपना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के पब्लिक के पास अब कुछ नहीं बचता है, ना सरकार है, ना हमारे नेता है, ना खाने को कुछ है, बीमारी है, ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई चारा दिख रहा है। तो क्या करेगा भैया, या तो मरो या मारो वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और स्थितियां जो है वो बहुत भयावह हो जाती हैं। इधर मुस्लिम लीग का अपना जो जातीय ये है वो समीकरण अलग चल रहा होता है। तो इन सब के बीच में जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है बोलते हैं कुछ तो उपाय लेके आना होगा। तो एक फॉर्मूला लेके आते हैं जिसको हम लोग राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जो है वो जानते हैं। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, तो ये जो है फॉर्मूला लेकर के आते हैं और ये जो है वो बोलते हैं कि मुस्लिम लीग को जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो वो बोलते हैं कि कांग्रेस अगर कांग्रेस का सपोर्ट मुस्लिम लीग करेगा तो जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनाने का बात होगा उसमें जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग का सपोर्ट करेगा, यानी तुम मेरा सपोर्ट करो हम तेरा सपोर्ट करेंगे और पहले ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ। तो ऐसा कुछ जो है वो बात यहाँ पर लेकर के आते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जो मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पॉपुलेशन है उनसे जो है वो प्लेबिसाइट करा लिया जाए, जनमत संग्रह जो है वो करा लिया जाए, जनमत करा लिया जाए कि किसके साथ जो है वो रहना चाहते हैं, या भारत के साथ या मुस्लिम लीग के साथ जाना चाहते हैं, या अलग देश जो है वो बनना चाहते हैं। ये पूरे भारत के मुस्लिम से जो है वो मिलकर पूछ लिया जाए, प्लेबिसाइट जो है वो करा लिया जाए। तो इस तरह की बात भी जो है वो निकल करके आते हैं और ये भी बोलते हैं कि फुल पावर जो है वो अब ब्रिटिश से भारतीयों को जो है वो मांग लेना है। तो इस तरह की बातें लेकर राजगोपालाचारी आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को ये जो है वो बातें पसंद नहीं आती हैं। वो बोलता है कि नहीं, हम टू नेशन थ्योरी जो है वो एक अलग देश का जो थ्योरी होता है उनका टू नेशन थ्योरी, इस पर जो है वो कायम रहते हैं। तो इनको भी जो है वो ब्रिटिश से कुछ नहीं मिलता। इनके लोग भी जो है वो जो मुस्लिम लीग के सपोर्टर लोग हैं वो भी जो है वो इस भारत के जो है वो दुखहाल वाली जिंदगी से जो है वो परेशान रहते हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला जो एक तरह से कई आलोचक कहते हैं कि एक नॉन स्वीकृति थी मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी को।
तो ये भी जो है वो कुछ इतिहासकारों का जो है वो कहना होता है। लेकिन जिन्ना जो है वो इसको नहीं मानते हैं, वो सीधे सीधे जो है वो बोलते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम जो है कुछ भी नहीं, उससे कम जो है हम कुछ भी नहीं मानेंगे। और जो तुम प्लेबिसाइड का बात कर रहा है, इंटायर पॉपुलेशन से हम कहा प्लेबिसाइड करेंगे, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उससे कराएंगे, क्योंकि जिन्ना को पता हो गया था कि अगर इंटायर पॉपुलेशन से कराएंगे तो हमारा जो मेन लाइन भारत है, जो पूरा इंडिया जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दे, तो उसमें जो मुस्लिम है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि विभाजन हो। तो उस हिसाब से मुस्लिम भी जो है वो उनका भी वोट जो है वो एंटी हो जाएगा, एंटी मुस्लिम लीग के थॉट्स या टू नेशन थ्योरी के विरुद्ध हो जाएगा। तो वहां पे भी जो है मार देंगे इस प्लेबिसाइड में। तो जिन्ना को ये सब चीजें जो है वो मंजूर नहीं होता है और ये राजगोपालाचारी फार्मूला भी जो है वो विफल हो जाता है। इसी बीच वीर सावरकर वगैरह भी जो है वो इस राजगोपालाचारी फार्मूला को जो है वो कंडेम करते हैं, काफी आलोचना जो है वो करते हैं। इसके बाद भी जो है वो चीजें नहीं सुधरती है। तो उसके बाद जो है वो हमारे एक और कांग्रेस के नेता होता है भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेता जो है वो होते हैं, जिनका नाम होता है लियाकत अली। तो लियाकत अली, तो इन दोनों ने मिलकर के जो है वो एक पैक्ट जो है वो साइन करते हैं, जिसको हम लोग देसाई लियाकत पैक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। भोला भाई देसाई जो कांग्रेस पार्टी की बात रखते हैं और जो लियाकत अली है ये जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो बात रखते हैं। लोग देखिए ये कुछ नहीं है, ये लोग दोनों आपस में जो है मिल बैठ करके जो है वो चाय पानी डिनर पे जो है वो आते हैं, चाय पानी के साथ कुछ और मिला हुआ पानी वाले डिनर पे जो है वो आते हैं और बैठ के वहां पर जो है वो लंबा लंबा थेसिस टाइप का देते हैं, जिसको जो है वो लियाकत और देसाई फार्मूला के नाम से जो है वो बोला जाता है। और वहां पर जो है वो इस वर्तमान स्थितियों पर चर्चा होती है। यानी कि यूं समझिए कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल और दूसरे तरफ से जो है वो नितिन गडकरी साहब जो आके बैठ गए, दोनों जो है वो छलकाए जाम वाली कहानी जो है वो कर रहे हैं और बैठ के बोलते हैं देश की स्थिति क्या हो रही है। इस पर जो है वो दोनों मिल करके जो है वो वहां से कुछ आइडिया निकाल के आते हैं और बोलते हैं कि ये भूला भाई देसाई और लियाकत अली पैक्ट है और जो है वो है, बोले कि कुछ होता नहीं है। ना किसी ने भूला भाई देसाई को इस काम को करने के लिए असाइन किया था, ना कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, ना कभी गांधी ने बोला था, और ना ही जो है वो जिन्ना से ऊपर जाकर लियाकत अली को इतना पावर था कि वो जो है फैसले ले सके। तो मैं देखिए ये कुछ नहीं था, बस खाली जो है वो एक पॉपुलैरिटी गेन करने का मूव था। इस फॉर्मूला में बात लेके आते हैं कि 20% सीट जो है वो हम लोग माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व कर देते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं, उधर से जितना मेंबर इधर से भी उतना मेंबर। तो इस तरह का कुछ कुछ जो है वो बात लेकर के आते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। इसके बाद ब्रिटिश भी जो है वो अपने तरफ से जो है वो एफर्ट करती है और वेगल साहब को जो है वो एक प्लान के साथ भेज देती है। भाई श्री राजगोपालाचारी मेहनत कर रहे हैं, लियाकत और देसाई मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या चुप रहेगी। तो अंग्रेज भी जो है वो वेगल प्लान जो है वो लेकर के आ जाते हैं। वेगल प्लान का जो है वो एक और मकसद क्या रहता है कि ये जो है यूरोप में जो है वेगल प्लान आते आते क्या होता है कि यूरोप में जो वर्ल्ड वार 2 होता है वो लगभग शांत की ओर जो है वो होने लगता है। लेकिन जापान जो है एक बहुत मजबूत स्थिति में जो है वो आ जाता है, पूरे यूरोप पर जो है वो उसका जो है वो पावर जो एस्टेब्लिश होने लगता है। जापान जो है वो भारत की ओर जो है वो आकर के जो है वो हमला करने का जो है वो बात करता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जापान से जो है वो थ्रेट जो है वो बना रहता है। और जो चर्चिल है वो भी जो है वो एक इंडिया के एक ये पर जो है वो सोल्यूशन पर आना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद 1945 में जो है वो इलेक्शन भी जो है वो होने रहते हैं। इलेक्शन भी जो है वो ब्रिटेन में होना होता है। तो इलेक्शन में भी जो है वो इंडिया एक पॉपुलर मुद्दा होता है ब्रिटेन के लिए। तो वो भी जो है वो इस जो हमारा लॉर्ड ये रहते हैं जो चर्चिल होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर इलेक्शन में जो हम जाए तो इंडिया वाला मुद्दा का जो है कुछ सॉल्यूशन लेकर के जो है वो हम लोग जाए। तो इस वजह से जो है वो लॉर्ड वेवेल को जो है वो भेजते हैं कि जाओ भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सवाल है उस पर जो है वो कुछ लेकर के आओ और नेगोशिएशन जो है वो इंडियन लीडर्स के साथ जो है वो शुरू करो। और लेकिन होता क्या है कि अभी तो इंडियन लीडर्स सारे जो है जेल में है, तो ये किसके साथ जो है वो मीटिंग करेंगे। तो फिर उनको जो है वो जेल से निकाला जाता है। उस वेगल प्लान के तहत ही जो है वो सारे उनको जो है वो निकाला जाता है। और उसके बाद जो है वो अपना प्लान रखते हैं और इस प्लान में वो बोलते हैं कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसको जो है हम बदलाव करेंगे। और ये बदलाव होने के बाद भारत में जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना रहेगा। और इस बात के लिए जो है सबको शिमला में जो है वो
बुलाते हैं, शिमला में जो है वो सभी लोगों को बुलाते हैं, हर पार्टी को जो है वो बुलाते हैं, जिसको हम लोग शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता के नाम से भी जो है वो जानते हैं, समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन के नाम से जो है वो जानते हैं, या वेबल प्लान के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो वहां पर जो है इस तरह का जून 1945 में वेबल प्लान जो है वो आता है, जिसमें जो है वो बहुत सारे प्रस्ताव जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो इस किसी भी प्रस्ताव को जो है वो मानने को तैयार नहीं होता है। फिर से एक रट्टा टू नेशन थ्योरी, हमको टू नेशन चाहिए, ईसाई पिसा जहाज ले दो। तो ये जो है वो टू नेशन का जो थ्योरी है, इससे वो हटते ही नहीं है मुस्लिम लीग। ये किसी भी तरह का नेगोशिएशन पर जो है वो तैयार नहीं होते हैं, ना ही रिप्रेजेंटेशन की बात पे तैयार होते हैं, ना ही सेंट्रल असेंबली में जो है किसी बात पर जो है वो तैयार होते हैं। तो इस तरह के जो है वो सीधे स्थिति हो जाती है, और मुस्लिम लीग जो है वो बोलता है कि अगर हम लोग इस प्लान को मानेंगे तो हम लोग जो है वो माइनॉरिटीज है और माइनॉरिटीज में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और मुस्लिम्स में भी ऐसी संख्या थी जो कि हर मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग का सपोर्टर नहीं था। तो कुछ मुस्लिम जो है वो या अच्छे खासे तादाद में जो है वो मुस्लिम कांग्रेस के सपोर्टर थे। तो मुस्लिम लीग को जो है वो अपना आउटनंबर होने का जो है वो खतरा बना हुआ था। उनको लगता था कि वो काफी जो है वो कम संख्या या काफी कम मेजोरिटी में रह जाएंगे, और जहां भी जो है वो उनको वोट जीतने का बात, लोगों का मन दिल जीतने का बात, प्लेबिसाइड जीतने का बात आएगा, वहां पर जो है वो इनका ये टू नेशन थ्योरी जो है वो धाराशायी हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग जो है इसको पूरी तरह से वेबल प्लान को जो है वो खारिज कर देता है, नहीं मानता है। कांग्रेस भी जो है वो उसको नहीं मानती है, कि वो उसको लगता है कि कांग्रेस को केवल आप जो है वो हिंदू या कास्ट बेस्ड पार्टी समझ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जो है वो पूरे भारतीयों की आवाज है, तो भारतीयों की आवाज सुनिए, आप किसी एक कास्ट बेस्ड जो है वो आवाज क्यों सुन रहे हैं? यानी आप फिर से जो है डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना चाह रहे हैं। तो इस बात पे जो है कांग्रेस जो है वो उसको ये कर देती है। इसी बीच इधर से सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना इंडियन नेशनल आर्मी लेकर के जो है भारत पर दिल्ली चलो का नारा देकर के जो है वो कुछ जो है वो करने लगते हैं, स्वराज द्वीप और अंडमान निकोबार तक जो है वो पहुंच जाते हैं, और इस तरह का जो है वो होता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो भारत में उस दौर में जो है वो चल रही होती हैं। तो इसके बाद जो है वो इसके बाद ये कि मुस्लिम लीग जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मनाता है, और धीरे धीरे जो है वो इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से जो है वो एक कम्युनल राइट जो है वो छिड़ जाता है। कम्युनल राइट छिड़ जो जाता है, तो इसके बाद जो स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, बहुत जो है वो नरसंहार होने लगता है, हिंदू मुस्लिम आपस में जो है लड़ने लगते हैं, और फिर ये जो स्थितियां बहुत भारत में बदतर जो है वो हो जाती है, और धीरे धीरे जो है वो बिगड़ आउट हो जाता है ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है। और बाद में जो है गांधी जी जब ये नोआखाली वगैरह में जो बहुत भयंकर ये हो जाता है, नरसंहार हो जाता है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो झगड़ा हो जाता है, तो फिर बाद में जो है वो महात्मा गांधी इस क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो वापस ले लेते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो होती है, और एक बहुत बड़ा मास स्ट्रगल जो है वो समाप्ति पर आ जाता है, और ले लेके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो स्थितियां गड़बड़ा जाती है। उधर जो है वो फिर से लेबर पार्टी का जो है वो सरकार बन जाता है, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार जाती है, और उसके बाद जो है वो बोलते हैं वहां पर एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत को जो है वो आजाद करने की घोषणा कर देते हैं। 3 जून को जो है वो घोषणा होती है, और ये लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन को जो है वो कहे का लॉर्ड लुई माउंटबेटन को जो है वो यहाँ से भेजते हैं कि जाओ भाई भारत के विभाजन का जो है वो प्रस्ताव लेके आओ। और ये जो है वो अपने बाल्कन प्रवास, ये बाल्कन में उस दौर में जो है वो रहते हैं, जब इनको सूचना दी जाती है कि अब इनको भारत जाके जो है वो नेशन विभाजन का जो है वो काम करना है, आजाद देश करना है, उस दौर में ये बाल्कन में रहते हैं। तो वहां पर बाल्कन के ही प्रवास में जब रहते हैं, तो ये प्लान लगभग जो है वो तय कर लेते हैं। तो इसलिए जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का जो प्लान, जो स्कीम लेकर के आए लुई माउंटबेटन, वो स्कीम जो है वो कई बार बाल्कन प्लान के नाम से भी जो है जाना जाता है, या इसको 3 जून घोषणा या 3 जून प्लान के नाम से भी जो है जाना जाता है। और उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लेकर आते हैं लुई माउंटबेटन, और भारत जो है वो 2 देशों में डिवाइड कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को, और जो है वो जो हमारे देश बन जाता है 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है। यही जो है वो क्विट इंडिया और भारत के विभाजन और भारत की आजादी को लेकर के जो है वो पूरी कहानी जो है वो रही। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आप उम्मीद है कि विजुअलाइज कर पाएंगे कि कितनी भयंकर स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही होगी।
इसी में बीच में एक बार और एक चीज जो मैंने मिस कर दिया, बीच में एक बार और जो है वो कैबिनेट मिशन जो है वो भेजने का जो है वो बात किया जाता है कि लेवल प्लान जो है वो फेल हो गया, फिर से एक प्रयास जो है वो किया जाए कि कैबिनेट मिशन भी जो है वो भेजा जाता है 1946 में, 1946 में जो है वो एक हाई पावर कमीशन, जो कि ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, जिनमें पैट्रिक लॉरेंस के हेड में ये जो है वो कैबिनेट मिशन आता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं। इसके अलावा इसमें रहते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंड्रो। तो ये तीनों जो है वो रहता है, और ये जो है क्रिप्स मिशन यहाँ पर आता है और ये जो है वो बोलता है कि आइए भाई, यहाँ पर आप लोग अपना संविधान बनाने का जो है बात करिए। उसके बाद पहले ही 1935 का जो एक्ट आया रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी एक्ट के हिसाब से जो है वो भारत में फिर चुनाव भी होते हैं, और चुनाव में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो निर्माण होता है, और भारत जो है वो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का जो है वो निर्माण होता है। फिर बाद में भारत को इसी बीच 1947 में जो है वो आजादी दे दी जाती है। नेहरू जी जो है वो 15 या 14 अगस्त की रात को जो है वो भाषण देते हैं, जो भाषण को जो है ट्रस्ट विद बिग डेस्टिनी नाम से जाना जाता है। ट्रस्ट विद बिग डेस्टिनी, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स। तो इस तरह का जो है बहुत जबरदस्त भाषण जो है वो देते हैं, जिसको ट्रस्ट विद बिग डेस्टिनी कहा जाता है, और भारत आजाद हो जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, ये गवर्नमेंट मिलकर एक फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करता है, और फिर शुरू होती है संविधान बनाने की प्रक्रिया। और यही जो है वो पूरा स्थिति जो है वो रहा भारत में और अंग्रेज के जाने की कहानी। तो ये कंप्लीट गांधीयन एरा जो है वो हम लोगों ने देखा आजादी तक। उसके बाद और आगे अगर हम लोग बात करें तो 30 जनवरी 1948 दिन रहता है फ्राइडे, दिल्ली का बिरला मंदिर प्रांगण। वहां पर जो प्रार्थना सभा में जाते समय जो है वो शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे जो है वो गांधी जी का हत्या कर देता है। इसमें जो है वो इटली में बना हुआ बरगेट्टा गन 9 mm का जो है पिस्टल होता है, जिसका संख्या 60-68-24 होता है, जो कि 1934 में बना हुआ होता है। इससे जो है वो गांधी जी का हत्या कर देते हैं, और यह जो है वो इस नाथूराम गोडसे को यह गन जो है वो गंगाधर बड़वंती जो है वो अवेलेबल कराते हैं, और इस गन को जो है जगदीश प्रसाद गोयल जो है वो खरीदते हैं। गांधी जी की जो है वो हत्या की जाती है। इस हत्या का जो FIR है ये नंदलाल मेहता जो है वो दर्ज कराते हैं, और ये FIR नंबर 68 होता है। FIR नंबर 68 जो ये दर्ज कराया जाता है, और इसका जांच का जो जिम्मा है ये जिस SHO को दिया जाता है, उनका नाम होता है दसोंधा सिंह। यही जो है वो जांच का जो है वो जिम्मा लेते हैं गांधी जी के FIR वो मर्डर का जो है वो FIR होता है, उसका जो है वो जिम्मा लेते हैं। और उसके बाद जो है वो 15 मई 1948 को जो है इनके अभियुक्तों का जो है वो ट्रायल या ये सब जो वो नाम जो फाइनलाइज हो जाता है कि यही लोग जो है वो अपराधी हैं। इसमें भारत जो है वो भारत सरकार जो है गजट प्रकाशित करके 9 अभियुक्तों का नाम बताता है, जिसमें नाथूराम गोडसे, शंकर कृष्णा, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, नारायण आप्टे, वीर सावरकर, विष्णु करकरे, दिगंबर फड़के और रामचंद्र बर्गे, ये जो है वो 9 नाम होते हैं। इनको जो है वो माना जाता है। बाद में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अम्बाला जेल में जो है कैद दे दिया जाता है, और 15 नवंबर 1949 को जो है वो उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये जो है वो गांधी और गांधी की हत्या से रिलेटेड जो है वो चीजें आती हैं।
उसके बाद अगर बात करें तो गांधी जब मरे थे तो उनके तीसरे पुत्र ने, जिनका नाम रामदास था, वो उनको जो है वो मुखाग्नि जो है वो देते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है वो होती हैं। क्या वो सब सदमा में आ गए क्या कि वापस चले गए 1947 में? नहीं सर, गांधी जी चले गए तो थोड़ा वो कर रहे। अच्छा, गांधी जी जाने के बाद भी इतना फैक्ट देखे गए। सर ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या था, मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी था, उसके अलावा एक और गवर्नमेंट? ये जो है एक सिस्टम बना था कि हम जो है वो अपना जो है वो सरकार चलाएंगे, हम लोग जो है वो ब्रिटिश कानून नहीं मानेंगे, अपने गांव या अपना जो नियम है उस नियमों को जो है वो हम मानेंगे। तो ये मेरी सरकार है, वहां के पब्लिक लोगों की जो है वो सरकार है, यानी हम किसी अदर गवर्नमेंट का जो है वो हम अंडर जो है वो नहीं है, हम फ्री है, हम अपना सरकार जो है वो चला रहे हैं, हम अपने लोगों को रूल कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वहां पर उत्पन्न हुई थी। जो भी चीजें हो रही थी ये सारा सिंबॉलिक होती थी, सिंबॉलिक होती थी, ये सारी चीजें डिफाई करने की होती थी। अच्छा सर, ये बाद में जो डू एंड डाई का गांधी जी का ये आया था, तो ऐसे कह सकते हैं कि गांधी जी अपना आइडियोलॉजी चेंज कर लिया था? नहीं, भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्धा वर्किंग कमेटी का आया, वर्धा में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है सीडब्ल्यूसी ने जो गांधी को किया, तो गांधी ने बोला तो नॉन वायलेंट मूवमेंट में लेके चलेंगे, नॉन वायलेंट मूवमेंट लेके चलेंगे। ये तो वहां पे एकदम क्लियर था। जो गांधी जी ने रेजोल्यूशन लेकर के आया भाई कि लोगों को क्या क्या करना, तो उसमें तो उन्होंने नॉन गवर्नमेंट का ही जो है वो बात कहा था, नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने जो है वो वायलेंट होते हुए मूवमेंट को देख करके कभी रोका नहीं। वही कह रहे हैं सर कि बहुत तेजी से वायलेंट वाला लोग जो स्वतः अब जो है वो मरना ही चाहते थे, तो उनको मरने से अब नहीं रोकना था ना। अब रोकते तो फिर तो ये अपनी बात वापस लेने वाली बात हो जाती, या तो हम मरेंगे या आजादी रहेंगे, या आजाद रहिए या तो मरिए, सीधा उपाय, डू और डाई। यही काम अगर गांधी जी नॉन कॉपरेशन के टाइम करते तो शायद कोई और रिजल्ट रहता ऐसा। लेकिन इसका भी तर्क ये है कि उस समय शायद भारतीय लोग इतना मैच्योर नहीं थे, उस समय लीडर के होते हुए भी जो है वो ये आग लग गई, लोगों को जो है वो मार दिया। यहाँ पे आप लोगों को मारते हुए कहां नजर आए? किसी ब्रिटिश को मारते हुए नजर आए क्या? किसी की हत्या करते हुए नजर आए क्या? आरोप गांधी जी को यह भी लगता है कि चाहते तो वो भगत सिंह को बचा सकते थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए था। भगत सिंह को कभी भी असेंबली में बम फेंकने के लिए जो है वो फांसी नहीं दी गई, उनको सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी दी गई है। अब बताइए कि किसी की हत्या को जो है वो कैसे जस्टिफाई करें आप? हम इसका एक उदाहरण देते हैं आज ही, वो तो मान लीजिए उस समय गांधी है, हम और आप ही एक उदाहरण देते हैं और आप अपने आप को इस जगह पर रखिए। रेलवे का भी एग्जाम का जो है वो कुछ इश्यू आया था, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेलवे प्रॉपर्टी में आग लगा दी। उनका प्रोटेस्ट सही था, पर क्या आग लगाना सही था? नुकसान पहुंचाना करना सही था? तो क्या जो लोग पकड़े गए, जो छात्र पकड़े गए, उनको इस नुकसान के लिए भरपाई करना या इस नुकसान के लिए जो सजा है उसके लिए उनको सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपको प्रोटेस्ट करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे। इस नुकसान में किसी की हत्या हो गई, इस नुकसान में चलते हुए ट्रेन में अगर मान लीजिए कोई जो है वो बुजुर्ग हो, कोई प्रेग्नेंट महिला हो, कोई बच्चा हो, उसको मौत हो गया या इस अगजनी के कारण हो गया, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो इस वजह से जो है वो गांधी जी का ये स्टैंड था कि हम जो है वो इस वजह से जो है किसी के लिए जो है वो हम ये नहीं करेंगे या किसी के लिए जो है किसी के जान बख्शने की पैरवी नहीं करेंगे। भगत सिंह को जो उस समय भारत में जो कानून था उस कानून के तहत ना फांसी दी गई। जो भी नियम था अच्छा चाहे बुरा वो कानून के तहत फांसी दी गई। वो वहां पे गिल्टी पाए गए, उन्होंने सैंडल्स की हत्या की, उन्होंने षड्यंत्र किया तो उसकी सजा उनको मिली। भगत सिंह नेवर रिग्रेटेड, उनको सम्मान शहीद आजम है हमारे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता हैं, लेकिन उनको खुद भी रिग्रेट नहीं था। वो कभी नहीं बोले कि हमको फांसी मत दो। वो तो एक दिन पहले जो है वो फांसी जाने को जो है जब उनको पता चला कि एक दिन पहले चल रहे हैं तो आराम से सुबह नहा धोआ के तैयार होके गए, चलो भैया फांसी दे देना। मस्ती में हंसते हुए जो है वो गाना गाते हुए चले गए। मूवी में भी हमने देखा मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए जो है वो चले जाते हैं अपने साथियों के साथ और हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं। क्यों फांसी चढ़ जाते हैं? निर्दोष है और हमको फांसी चढ़ा दीजिएगा आप? इतना दम तो अंग्रेजों का नहीं हुआ। वो निर्दोष होते और फिर भी फांसी चढ़ा दिया जाता ना तो पूरा कांग्रेस या पूरा जो है वो गांधी या पूरा देश जो है उसका विरोध कर देता। वो दोष सिद्ध हो गए थे, उनका दोष था, उन्होंने हत्या की थी और इस हत्या के लिए उनको जो है वो फांसी दी गई। अब ये आप समझिए कि किसी को हत्या के लिए फांसी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बात जो है वो समझने की बात है। असेंबली में बम फेंकने के लिए जो है उनको कभी भी जो है वो ये नहीं किया गया। तो इस तरह के जो है बहुत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो एक से एक तरह के जो है वो चीजें आएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि गांधी को जरूर पढ़िए। ये व्यक्ति पढ़ने लायक चीज है, पढ़ने लायक चीज। मेरा जब क्या क्या कह रहे हैं, मतलब ये एक अलग स्तर के व्यक्ति हैं। इन व्यक्ति को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। इनको समझने के लिए इनको पढ़ना होगा और इनको सिर्फ हल्का नहीं, इनको गहरा पढ़ना होगा। इस व्यक्ति को पता था कि अगर हम हथियार उठाएंगे 10 मिनट नहीं लगेगा अंग्रेज को उनको मार के खत्म करने में, 10 मिनट नहीं लगेगा और 200 साल गुलामी हो जाएगा। ये बात, ये कंसेप्ट इनको क्लियर था और ऐसा अंग्रेज लोग कूटेगा इनको ना कि मेरा अगला 2 जनरेशन जो हथियार उठाने से थर्राएगा, थर्रा आ जाएगा। अगला 2 जनरेशन, मेरा डेड बॉडी को छोड़िए, मेरा जो है अगला जनरेशन है उसका अगला जनरेशन भी जो है हथियार उठाने से जो है थर्राएगा। ऐसा कूटेगा हमको अंग्रेज और 10 मिनट में लगेगा तो मैं बांध के उड़ा देगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा अंग्रेज, ये बात इनको पता था। और जब इनको ये बात भी पता चल गई कि अंग्रेज जो है वो कमजोर है, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो कभी भी जो वायलेंस को जो है उसमें नहीं रोकते हैं। टाइमिंग का खेला था, टाइमिंग का खेला था। ये टाइमिंग को बहुत बेहतरीन समझते थे, बहुत बेहतरीन समझते। ऐसे ही महान नेता थोड़ी है भाई, महात्मा गांधी ऐसे ही फादर ऑफ नेशन थोड़ी है। सुभाष चंद्र बोस और बी आर अम्बेडकर से जो है वो उनका वैचारिक मतभेद रहा, हमेशा से रहा, लेकिन भी जो है कोई इनका विरोध जो है वो इनके नैतिकता का, इनके विचार का, इनके मेथड्स का जो है कोई विरोध नहीं कर सका, कभी नहीं कर सका। सबके अपने अपने तर्क थे। सुभाष चंद्र बोस साहब का अपना तर्क था, वो अपना अलग पराक्रमी थे, उनका अपना इंटेलिजेंस था, उनका अपना जो है मेथोडोलॉजी था, उसमें नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस गांधी के लिए उनके मन में भी सम्मान था। गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वो जब भी किसी समस्या में आते थे ना तो वो पूरा देश जो है वो गांधी की तरफ जो है वो जाकर आता था और एक पिता तुल्य सलाह जो है वो देते थे और वो जो है हमेशा जो है वो वर्क करता था, हमेशा जो है वो
आता था। इस वजह से इनको जो है वो बापू या पिता तुल्य दर्जा जो है वो भारत में प्राप्त था। आज भी आप देख लीजिए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हो, मेथड यही होता है। और जिस आंदोलन में मेथड ये नहीं होता है, वो आंदोलन कुचला जाता है। तो यही गांधी और गांधी से संबंधित चीजें हैं, इनके विचार जो है वो पढ़ने हैं। सबका अपना अपना क्रिटिसिज्म है। दुनिया में इंसान पैदा हुए तो इंसान को छोड़िए, भगवान का भी आलोचना हो जाता है, तो उसमें एक कौन सी बड़ी बात है। आप आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलोचना तर्क पे होना चाहिए, कुतर्क पे नहीं। और बताइए, किन्हीं को कोई यहाँ तक में दिक्कत?